बाजार बोलता है। इसमें हम FISDIS का डेटा एक बार देख लेते हैं, किस तरह का वहाँ पे डेटा बन रहा है, और उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस और टॉप गेनर्स और लूजर्स। तो FIs ने 1652 करोड़ की सेलिंग की है, 270 करोड़ की सेलिंग DIs करके गए हैं। तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा फ्राइडे का सेशन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ के लिहाज से कुछ खास नहीं रहा। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सारी चीज़ें होंगी ऑन द पॉजिटिव साइड, ऑन द नेगेटिव साइड, क्योंकि हमने US को चलते हुए देखा। तो US आप देख सकते हैं 850 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ था फ्राइडे के सेशन में, जब फेड चेयरमैन के स्टेटमेंट आए थे, उन पर भी बात होगी। शंघाई, हैंसेंग, निकाई, कोस्पी हर जगह हरा निशान बना हुआ है। खासतौर से हैंसेंग और कोस्पी यहाँ पर 1 से 2% की बढ़त है। बाकी जगहों पर शंघाई और निकाई में 0.25% से लेकर करीब 1% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। तो उतने उत्साहित तो नहीं हो पाए चाइना और जापान, लेकिन हाँ हांगकांग और कोस्पी थोड़ा सा हो गए हैं, जहां पर कि अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो जेके पेपर 14% ऊपर, एक्शन कंस्ट्रक्शन 6%, सफारी 6%, इक्लॉक्स 6%, न्यूजन सॉफ्टवेयर 5.5%। तो ये सारे कुछ काउंटर हैं जिनमें कि अच्छी उछाल देखने के लिए मिल रहा है। कौन से काउंटर हैं जो कि आज लिस्ट में है, जो गिरने वालों की लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर चल रहे हैं। तो नज़ारा टेक देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, 9% गिरावट। और CSK बैंक करीब CSB बैंक करीब 4.5%, गोकुल दास एक्सपोर्ट 4%, गैब्रियल 3.5%, आरती फार्मा करीब 3.5%। तो ये कुछ एक काउंटर है जहाँ पर कि थोड़ी सी वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अब कुछ खबरों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो अमेरिकन मार्केट में हमने तेज़ी देखी, क्यों दौड़ा अमेरिकन बाजार, तो उसमें फेड चेयरमैन का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें कि उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट कट को लेकर उन्होंने पूरे संकेत दे दिए कि सितंबर में कट आ जाएगा और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ सकता है, ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। और 90%, 83% से लेकर 90% तक मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं, जो ग्लोबल ट्रेडर्स हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि सितंबर में कट आ रहा है 25 बेसिस पॉइंट का, जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट्स में हमने एक तेज उछाल आते हुए देखा। हालांकि फेड की जो पॉलिसी की जो मीटिंग है वो 16 और 17 तारीख को होगी। तो 17 तारीख को जब 17 सितंबर को जब घोषणाएं होंगी, उस समय पर ये सारा इम्पैक्ट हमें दिखेगा। लेकिन रचित भाई, एक चीज़ देखिए, सब चीज़ें ठीक हैं, टैरिफ लग रहा है, वो वॉटेवर जो भी बातें हो रही है, लेकिन अगर बॉन्ड यील्ड पर फ़र्क पड़ता है, करेंसी मार्केट पर फ़र्क पड़ता है, तो आपकी ट्रेजरी इनकम पर भी फ़र्क पड़ता है हमारे बैंक्स की। ग्लोबली यील्ड तो सब चलती हैं एक दूसरे को देखकर। आपको क्या लगता है इंडियन मार्केट पे बैंकिंग पर, आपने वैसे भी बोला कि फ़र्क पड़ना चाहिए कुछ पॉजिटिव साइड पर, कितना फ़र्क पड़ेगा और कहाँ, कौन सी पॉकेट पर ज़्यादा पड़ेगा? सर देखिए, ओवरऑल अगर हम बैंकिंग की बात करेंगे, बैंकिंग में आपको फर्क पड़ता हुआ दिख भी सकता है। बट मैं एक चीज वापस ना एक सर रिआइटरेट करना चाहूंगा। अभी आपने इनका ये स्टेटमेंट सुन लिया है और उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्स देख लिया है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि जिस तरीके से ये पूरी सिचुएशन बनी हुई है ना अभी, ट्रम्प साहब की और पॉवेल साहब की, मैं अभी भी बहुत 100% तरीके से कन्विंस्ड हूं नहीं कि आपको ये रेट कट सितंबर में ही आता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा उस पर हमें क्लोज वॉच रखना होगा। और बैंक निफ्टी में आप देखें, ओवरऑल हमारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी जो एक सेबी का नॉर्म आया था जिसमें वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही थी, और उसके चलते हमने अपने जो होम ग्राउंड है उसमें एक सेलिंग देखी थी बैंक निफ्टी में। और अक्रॉस आप देखें फ्राइडे को भी जो ट्रेडिंग सेशन था, HDFC बैंक, कोटक बैंक, इंक्लूडिंग रिलायंस, रिलायंस का अपना एक अलग कारण था। बट ये सारा जो करेक्शन देखने को मिल रहा था ना, उन सब कारणों से एक कहीं ना कहीं सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है अभी आपको बैंकिंग में। बट वैसे रेट कट को अभी मैं वापस से एक चीज बोलूंगा, बहुत ज्यादा अभी ओवर रीड ना करें, थोड़ा सा टाइम इसको दे दें। अभी वहां पे भी बहुत सारी चीजें खुलना बाकी है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये भी चीज़ कि एक तरफ फेड के चेयरमैन, जो कि शायद प्रेशर में भी आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जिन्होंने कि इस तरह की बातें कही कि अब रेट कट के लिए वो सोच रहे हैं, वहीं इनसे नाराज़ हो गए। अब कौन हो गए? बैंक ऑफ अमेरिका। वो कह रहे हैं कि अगर आपने रेट कट किया तो ये उल्टा नेगेटिव है, कि एक तरह से वो ये तो नहीं बोल पा रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका भी
कि आप किसके प्रेशर में आके ये कर रहे हो, ये नेगेटिव है। क्योंकि इससे एक जो सेंट्रल बैंक होता है उसकी स्वतंत्रता पर निशान लगते हैं कि आप कहीं ना कहीं प्रेशर में आ रहे हो, गवर्नमेंट के प्रेशर में आ रहे हो। और बैंक ऑफ अमेरिका ने वो बात तो नहीं कही, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो दूसरी तरह की हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर में ब्याज दर घटाना पॉलिसी में जल्दबाजी होगा, फेड को महंगाई दर पर टैरिफ का असली असर देखना चाहिए, जो कि फेड चेयरमैन हमेशा बोलते आए हैं। वही बात बैंक ऑफ अमेरिका भी बोल रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अमेरिका में करीब 4.25% बेरोजगारी दर चल रही है, तो अभी रूम है अमेरिका के पास कि थोड़ा देखा जा सकता है रेट कट के लिए, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगस्त महंगाई दर आंकड़े उन्होंने कहा हालांकि बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उसमें कुछ कुछ टैरिफ का इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। रशीद भाई ये बताएं, लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत एक्साइटमेंट मार्केट में देखने के लिए मिला, और आज आईटी काउंटर्स भी इसीलिए चले हुए हैं हमारे 800 पॉइंट, कि अमेरिका सब ठीक है, अमेरिका में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसी उम्मीद में चल गए। अब अगर इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को नेगेटिव लेना शुरू कर देंगे कि फेड फंसा रहा है, फेड फंस गया है, फेड का चेयरमैन फंस गए हैं ट्रंप के जाल में, तो मार्केट क्या ही ऐसा तो नहीं है रिवर्स कर दे सारी चीज़ें? देखिए, अब मैं इतना ओपनली नहीं बोलना चाह रहा था सारी बातें। आपने अब वही है ना कि अब मैं कुछ ऐसी बातें बोल जाऊंगा जो पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। यही बात की तरफ मैं आपको इंडिकेशन भी दे रहा था। ये जो अब पूरा एक रैशनल तैयार हो रहा है ना, और ये ट्रम्प साहब की जो सिचुएशन आपको बनती हुई दिख रही है, ये क्लियरली अगर आप इनका स्टेटमेंट सुनेंगे ना पोवेल साहब का, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि आप जो रेट कट का अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो अंडर प्रेशर ही कर रहे हैं। क्या होता है ना सर कि एक टाइम के बाद आदमी बोलता है भाई, जब समझने को लोग तैयार ही नहीं हो रहे हैं तो मुझे क्या करना है, ठीक है जो तुम चाहते हो कर लो, मेरा पिंडा छोड़ो, वो वाली सिचुएशन वाला ज्यादा स्टेटमेंट मुझे दिखा। बट क्या ये होगा, मुझे नहीं लगता। आई एम वेरी क्लियर विद दिस, और वही मैं बात कहना चाह रहा था। बैंक ऑफ अमेरिका, सर अभी और भी बैंक्स आते हैं ये बात बोलेंगे, उनको भी एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट मिल रहा है। दूसरी साइड क्या है, जो इंटरेस्ट सर्व करना है ट्रम्प साहब को, उनके लिए वो प्रॉब्लम बन रही है। तो ये टसल, ये फाइट तो अभी और आपको बढ़ती हुई दिखेगी। और यूएस मार्केट को ना बहुत ज्यादा अब हमें यूफोरिक मूवमेंट्स को भी डिस्प्ले भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर देखिए जो वहां की सिचुएशन बन रही है ना, जो अब हम डीकपल हो रहे हैं, जो आपके घर से खाना मेरे घर आना बंद हो रहा है ना धीरे धीरे, वो अभी तो मुझे जरूर बुरा लग रहा है क्योंकि आपके स्वादिष्ट खाना बन रहा है, बट मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई है सर। तो बेटर यही है कि वो स्वादिष्ट खाना मेरे लिए जितना जल्दी बंद हो जाए ना, वही अच्छा था। और अगर वो होता हुआ दिख रहा है तो गुड इनफ, हम अपनी चाल खुद चलेंगे, अपनी स्टोरी खुद बनाएंगे। उनसे धीरे धीरे डीकपल होना हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट हो रहा है, उनकी प्रॉब्लम मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है रशीद भाई, आपको बिना थोड़ा बिना घी का खाना दिलवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, खाना खाना मत छोड़िए। लेकिन लेकिन देखिए, जो ये घी और लड़ाई वाली बातें हैं ना, पहले तो राष्ट्रपति जी करते थे अमेरिका के, अब उपराष्ट्रपति भी करने लगे। जेडी वेंस का स्टेटमेंट है। अब देखिए, उनके स्टेटमेंट की वजह से आज मार्केट में वो जो मोमेंटम शायद मिल सकता था अपार्ट फ्रॉम आईटी, वो बिल्कुल नहीं मिला। आप देखो उनका स्टेटमेंट क्या है। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाना जरूरी है, और रूस पर दबाव बनाने के लिए उसकी तेल की इकोनॉमी को ख़त्म करना, जो वो चला रहा है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। और भारत पर जो 25% एडिशनल या सेकेंडरी टैरिफ लगाने से ही रूस दबाव में आ पाएगा। अब ये देखें, ये उनकी मतलब इंडिया एक प्यादा है उनके लिए, जो कि वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और 27 अगस्त से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू हो जाएगा। ये उनका बयान नहीं है, ये हम बता रहे कि ये तो मीडिया में कब से चल ही रहा है खबर। लेकिन रशीद भाई ये बताएं, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं कि ये 25% एडिशनल टैरिफ लगा देंगे, रशिया के नाम पर लगा देंगे, क्या आपको लगता है यही सच्चाई है? ब्राज़ील कौन सा तेल खरीद रहा था रशिया से जाकर, जो उस पर 50% टैरिफ लगा दिया? डोनाल्ड ट्रंप का तो जिस दिन मन करता है वो कुछ भी कर देते हैं। वो अभी रशिया का नाम हटा भी दें 25% टैरिफ से, जिस पे हम आज दुनिया भर में बात कर रहे हैं, सारे लोग एक महीने से परेशान हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर 50% कर देंगे, कह देंगे कि रशिया का ये टैक्स नहीं है, मैं इंडिया पे ही लगा रहा हूँ सीधा 50, तो क्या उखाड़ लोगे आप? मतलब क्या बात कर लोगे उसमें उनसे? उनके लॉजिक तो अलग ही है।
सर लॉजिक नहीं है। अब ये जेडी वैंस साहब ने जो बात कही, मैं आपसे जेडी वैंस साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई देखो, रशिया हमारे से हिम्मत ले रहा है, हम इतने पावरफुल हो गए हैं दैट वी आर एक्चुअली द पर्सन हु इज फ्यूलिंग द वॉर। आप यही कहना चाह रहे हैं? आप यही कहना चाह रहे हैं कि वो जो गुड्डा है जो पूरी गली में नाटक कर रहा है, उसके पीछे आप खड़े होकर बोलेंगे भाई साहब ये जो रचित खंडेलवाल है ना, इसके सपोर्ट से चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आई एम मोर पावरफुल। आपके प्रेसिडेंट मिलके चले गए, दोनों लीडर से बात हो गई, आप तो सीज फायर नहीं करा पाए। हाउ हाउ लेम कैन द स्टेटमेंट भी कि आपके प्रेसिडेंट जो काम नहीं करा पा रहे हैं, आप उसके लिए एक ऐसे देश पे टारगेट कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप यही कहना चाह रहे हैं कि अब जियोपॉलिटिकली हमारी जो पोजीशन है वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई, क्योंकि और आप किसी कंट्री को टारगेट भी नहीं कर रहे। आप ब्राजील की बात भी नहीं कर रहे, आप यूरोपियन यूनियन की बात भी नहीं कर रहे, रशिया से ऐसा तो, चाइना की बात भी नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं कि कोई और नहीं खरीद रहा, सभी खरीद रहे हैं, बट आप बार बार हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं? और ये टारगेट सर, आप देखिए दुनिया जितना नेगेटिव ले रही है, मेरा तो एक डायरेक्शन ही अलग बनता जा रहा है कि आप बार बार पूरी दुनिया के सामने कह रहे हो कि नाउ द न्यू लीडरशिप who actually can change the things is going in that part of the world, and India might be one of the leading countries जो अब सुपर पावर बनने के लिए तैयार। आप यही कहना चाह रहे हैं इन सब बातों से? मैं तो इतना ही समझ पा रहा हूँ सर, थोड़ा अनपढ़ हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात से। मगर सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, और मतलब मुझे नहीं पता अभी हम क्या इस बारे में बात करने वाले हैं, या क्या सिचुएशन। मेरे को एक अनाउंसमेंट ना सर जो इस वीकेंड पे आया, वो सबसे प्यारा लगा, और मुझे लग रहा है मार्केट ने अभी तक उस पर रिएक्शन देना चालू नहीं किया। आपकी 2-3 सितंबर वाली मीटिंग। 2-3 सितंबर वाली मीटिंग, कौन सी वाली मीटिंग, किसकी मीटिंग? जीएसटी। किसकी? जीएसटी वो तो जीएसटी। सितंबर, वो तो सितंबर में है ना, मिड में है वो तो। जीएसटी नहीं काउंसिल नहीं की जो सर, बैठक है। 2 और 3 आ गई ना डेट। अच्छा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मुझे जो याद था वो उनकी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी वो 18 या 19 सितंबर के आसपास थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए उस पर बात करते हैं। लेकिन एक मीटिंग जो कि रचित जी उससे पहले हैं, उन पे मैं आपको याद दिला दूं। वो 2 मीटिंग है, पीएम मोदी एक चाइना जा रहे हैं, एक जापान जा रहे हैं। अब जापान जा रहे हैं 29 और 30 अगस्त को, और फिर चाइना में होंगे वो 31 अगस्त और 1 सितंबर को। अब देखिए ये 2 दिन जो ये गुजारेंगे चाइना और जापान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान जिसका एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है, एक तरह से अमेरिका के साथ उनकी ट्रेड डील हो गई है, तो जापान तो हो सकता है कि थोड़ा सा अमेरिका विरोधी बात ना करे, क्योंकि उनकी एक अलग सोच है, बट वो इंडिया से अच्छे रिलेशन में बने हुए हैं। और वहीं चाइना हो सकता है कि हमें हमारे साथ रहे, क्योंकि उनको भी अपनी एक ट्रेड डील करनी है, तो उनके साथ जितने लोग रहेंगे उतनी ज़्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग पावर रहेगी चाइना की, जब वो ट्रेड डील करने जाएंगे। सर इन दोनों डील्स को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इन पूरे इस फियास्को में अभी तक जो एक सेक्टर जिसने सबसे ज़्यादा डेंट खाया वो है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल ने, अगर हम देखेंगे कि जितने शेयर थे जो चल रहे थे जिन भी लेवल्स पर, जब ये टैरिफ वैरिफ लगा वहाँ से 10-15% नीचे आ गए, और कोई रिकवरी नहीं है, रिकवरी के साइन भी नहीं दिख रहे हैं। कुछ लग रहा है कि रिकवरी आ पाएगी? नहीं नहीं सर, रिकवरी क्यों नहीं आ पाएगी, मैं इसके पीछे का आपको और कारण बता देता हूँ। इफ आई एम करेक्ट, 53% जो हमारा ट्रेड सफर हुआ है 25% टैरिफ में, उसमें बहुत बड़ा रोल था सर टेक्सटाइल का। अच्छा है क्या, आपने अभी तक यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है? यूरोप के साथ आई थिंक इट्स स्टिल पेंडिंग। कुछ आकलन ये भी लगा रहे हैं कि यूएस के साथ अगर आपकी सिचुएशन सही नहीं होगी ना, तो यूरोपियन यूनियन के साथ जो आपकी ट्रेड डील होने वाली ना, उसमें भी प्रॉब्लम आपको आती हुई दिख सकती है। एंड दैट इज द रीजन ये पूरा का पूरा सेटअप सफर कर रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील कर ली है, बांग्लादेश के साथ भी, इफ आई एम करेक्ट, दे आर थ्रू विद देयर ट्रेड डील्स। तो यहाँ जो पूरी सिचुएशन बन रही है ना, इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर अभी आपका और प्रॉब्लम में आता हुआ दिख रहा है। जहां तक चाइना के साथ है, चाइना के साथ तो आपके मल्टी फ्रंट्स पे बातचीत और सारी चीजें होनी ही है। जापान के साथ मैं समझ रहा हूँ सर, जो ये मीटिंग होगी ये इसलिए भी क्रूशियल होगी क्योंकि जापान के साथ शायद हम
चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इस बार थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट कुछ डिसीजन आता हुआ दिख सकता है। वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग जो है और चिपसेट जो है उसको लेके मैं समझ रहा हूँ कि आपको वहां पे एक मूवमेंट आता हुआ दिख पाएगा। जापान इसलिए इंपॉर्टेंट है, चाइना मल्टी फ्रेंड्स आपकी ट्रेड डील्स और बहुत सारी, क्योंकि आप देखिए इस विजिट के पहले ही पिछले हफ्ते से जो हमारा अनाउंसमेंट आया था चाइना के साथ, हमारी जो फ्लाइट्स थी जो कुछ रुकी हुई थी वो चालू हो गई, ट्रेड्स अब हमारी वापस नॉर्मली चालू हो गई हैं, तो वो सब चीजें हैं। बट टेक्सटाइल में अभी पेन आपको थोड़ा सा रहता हुआ दिख सकता है, टेक्सटाइल में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ सकता है। सिचुएशन जब तक यूएस के साइड से एक बार बोलते हैं ना कॉन्क्रीट क्लैरिटी नहीं आ जाती है, तब तक थोड़ा सा टाइम अगर आप देते हैं तो बेटर रहेगा। बिल्कुल। अ, अंशुल जी, अगर मैं ये पूछूं कि टेक्सटाइल में कोई शेयर अगर फंसे हुए, तो ज़्यादातर लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो में शेयर है, क्योंकि शायद ही किसी की होगी खरीद नीचे के भाव की होगी। किन शेयरों में फंसे रहना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो 2-3 लीडिंग काउंटर हो गए या जो आपको ठीक लगते हो, और जिनमें आपको लगता हो कि ये खतरनाक है कि यहाँ पर फंस जाएगा मामला, वो कौन है? सर उसके पहले एक छोटा सा करेक्शन दे देता हूँ। मैं समझता हूँ अंशुल जी आपके उसमें है, बट मेरा नाम रचित है सर। अरे ओ, आपने मुझे भी अंशुल जी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे माफ कीजिएगा। मजाक कर रहे हो, एक वो नहीं, कह रहा हूँ दैट्स परफेक्ट। अंशुल जी जुड़ गए हैं, चलिए मैं अब अंशुल जी की बात आ गई, मैं मैं अंशुल एक जी चीज जुड़ ही और गए ऐड हैं। कर देता हूँ, अगर आप अगर मुझे उनके लेवल का एनालिस्ट मान रहे हैं ना, तो मेरे लिए तो अच्छी बात ही है। आई एम अरे हैप्पी कि नहीं हम नहीं भी नहीं, मैं उस कैटेगरी में देखिए जाके देखिए बैठ गए हो। देखिए, बात तो बात 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 नाम की है बात, उसकी कुछ है भी नहीं, कि देखिए रेटिंग सबकी अपनी अपनी अलग अलग है, और अंशुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल भाई क्या हाल, गुड मॉर्निंग। तो नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल जी क्या हाल, ये मतलब आपका जो फ्रेम है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारी तरफ नहीं लैपटॉप की तरफ देख रहे हो, अभी ठीक नहीं हुआ? नहीं, लैपटॉप तो खराब है सर, अभी भी आया नहीं है। तो अभी भी अरे डेस्कटॉप से ही कर रहे हैं। अच्छा, चलो तो, हाँ तो रचित जी ये बताएं कि आपने क्या कौन से टेक्सटाइल शेयर शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं कि ये सेफ हैं और ये अनसेफ हैं? देखिए थोड़ी सी सेफ्टी जो है ना, वेल्सपन लिविंग आप देखें, ये एक ऐसा स्टॉक है जो ठीक लगता है, मतलब यू कैन स्टिल मेंटेन योर पोजीशन। और मैं समझता हूँ जैसे ही आपको एक क्लैरिटी आती हुई दिखेगी, उसके बाद आपको इसमें मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। उसके साथ साथ वर्धमान टेक्सटाइल है, जिसपे आप सही लेवल्स पे अपनी बाइंग कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रिक्ट नो नो की बात करें तो उसमें मेरे लिए एक ही स्टॉक आता है जो कभी भी कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल आउट ऑफ द लीग रहना चाहूंगा, एंड दैट विल बी आलोक इंडस्ट्रीज। तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं जिन पे हम थोड़ी सी नजर बना के रखें। जैसी सिचुएशन ठीक होगी वर्धमान, वेल्सपन, ये सब चलना चाहिए, और दूरी जिससे बना के रखनी चाहिए आलोक टेक्सटाइल्स। ठीक, तो ये कुछ एक शेयर्स जहाँ पर कि आपको संभल के चल रहे हैं, और कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पर कि आपको थोड़ा रिलेटिवली आप बेटर प्लेस्ड हैं। लेकिन अंशुल भाई ये बताएं, मार्केट में आपको निफ्टी के कौन से लेवल लग रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के? सर निफ्टी तो मैं अभी बाई दे के बैठा हूँ, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अभी थोड़ी देर पहले ही बाई दिया है। यही रेट पे बाई दिया है, इसी रेट के आसपास 40-50 पॉइंट की रिस्क है। डे हाई क्रॉस होते ही से निफ्टी पे तेजी आ जाएगी। ओपन हाई के साथ शुरुआत हुई थी, वहां पे 3 रेजिस्टेंस थे। एक तो पहला ओपन हाई का था, दूसरा कल का मतलब फ्राइडे की बड़ी सेल ऑफ कैंडल थी उसका मिड का, और क्वार्टरली वीवैप का। तीनों बड़ा रेजिस्टेंस था। सुबह एक बार उसको क्रॉस किया भी था, 9:42 पे कोशिश भी की गई थी, लेकिन चूंकि बैंक निफ्टी एकदम से बैठ गई, नया डेलो बनाने लगी, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। तो अब जब भी हम 24,960, 24,980 की रेंज, 70 की रेंज निकालेंगे, 24,960, 24,970 स्पॉट निफ्टी पे, मान के चलिए कि जितने लोग ये तीनों रेजिस्टेंस देख के आज शॉर्ट किए हैं या प्रीवियस शॉर्ट्स हैं, सारे के स्टॉप्स ट्रिगर होना स्टार्ट होंगे और बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी, जिसका पहला टारगेट 25,144 होगा, जो पहले भी हमने डिस्कस किया था, और थर्सडे को ये टारगेट अचीव भी हुआ था। तो वहां तक हम वापस पहुंचेंगे, और अगर वो निकल गया तो जो टारगेट है 25,246 का, वो आराम से आता हुआ दिखेगा।
तो जितनी भी ये जैसे ओपन हाई और 3 रेजिस्टेंस थे उसके बाद भी हमने शॉर्ट नहीं किया, उसकी वजह यही है जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि हम हर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को मिस करना पसंद करेंगे। लॉन्ग अपॉर्चुनिटी जैसे मिलेगी हम लॉन्ग प्ले करना पसंद करेंगे। पहला तो मिड कैप स्मॉल कैप में ठीक ठाक मोमेंटम है। दूसरा निफ्टी हायर लो बना रहा है अगर डेली या वीकली चार्ट पे देखेंगे, और 1,71,507 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं फ्यूचर्स पे, 1,13,000 के नीचे ओवरसोल्ड होते हैं। वहीं पे अगर नेट पे आए फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के तो 5,25,470 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, और जो लोएस्ट गया था 5,56,000 गया था, यानी 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं। और निफ्टी ने मूव दे दिया है क्लोज टू क्लोज बेसिस पे 24,363 से 25,083 तक। 24,363 से 25,083, 700 पॉइंट की। तो अगर 30,000 कॉन्ट्रैक्ट में 700 पॉइंट की मूव आई है तो 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कवर होते होते अगर ऑल टाइम इसको एक्सट्रापोलेट करूंगी ऑल टाइम हाई आ जाएगा, तो कोई गलत चीज होनी नहीं चाहिए। बट अगेन रिस्क अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत कीजिए। डेटा वेटा सब अपनी जगह सही है, प्राइस इज किंग। तो अगर किंग ये कह रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है, किंग ये बोल रहा है कि यहाँ शॉर्ट नहीं करना है, बाई करना है, तो बाई कीजिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि रचित भाई आप बता भी रहे थे कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग थी वो प्रीपोन्ड हुई है, जिसकी वजह से जो जीएसटी की नई रेट्स हैं वो जल्द लागू हो जाएंगी, क्योंकि काउंसिल में जो भी डिसीज़न होगा वो तो अब एक मोहर लगने लायक ही हो गया, क्योंकि कौन ही होगा जो कि अच्छे बिल को दरकिनार करते हुए उस पर ज़्यादा अपनी प्रतिक्रियाएं देगा। अब ये इतने सारे इवेंट हो गए हैं, आज हम 25 अगस्त पे खड़े हैं और आप देखो 3 सितंबर तक कितने सारे इवेंट हैं। 27 को हमारे ऊपर एडिशनल टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा, हमें ये डिसाइड देखना है, मतलब हमें क्या डिसाइड करना है, अमेरिका को देखना है। उसके बाद हमारी F&O एक्सपायरी, उसके साथ साथ मोदी जी का चाइना जाना, जापान जाना, उसके बाद जीएसटी काउंसिल का ये डिसीज़न। मतलब अगर आप 25 से लेके 3 सितंबर तक अगले 7-8 दिन देखोगे तो डेली कुछ ना कुछ खबर है। उसके बीच में हमारे जीडीपी डेटा का भी आ जाना। तो अब ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी है, पॉजिटिव साइड पर जाना है या नेगेटिव साइड पर जाना है, फंडामेंटली पूछ रहा हूँ। अंशुल जी ने तो टेक्निकली दे दिया। सर इससे पहले कि मैं बात भूल जाऊं, पहले तो अंशुल भाई को नमस्कार, और उसके साथ साथ या तो इन्होंने कोई नया फेशियल ट्राई किया है या इन्होंने कोई फिल्टर लगाना चालू किया है। दोनों में से एक काम इन्होंने किया है। जो भी काम किया है मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, मैं भी सेम चीज अप्लाई करूंगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये इतने सुंदर नहीं दिखते हैं, बट अभी इतने सुंदर दिख रहे हैं ना, मैंने इनको इतना सुंदर देखा नहीं है। अगर इन्होंने कैमरा चेंज किया है तो भी बताए, अगर फेशियल कराना चालू कर दिया है तो भी बताए। ऑन लाइव टेलीविजन नहीं बताइएगा, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करिएगा। मैं ये चीज अप्लाई करना चाहूंगा जो इन्होंने करी, क्योंकि इनका अब जो चेहरा दिख रहा है ना, अरे बोलने तो महाराज। इसको सर बोलने में जवाब मिल जाएगा ना, बात कर। नहीं, इसको आप रिपीट कीजिएगा, इसको आपको रिपीट कीजिएगा। शाम को जब मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा, पीछे मेरी बीवी बैठी रहेगी, तब आप इसको कृपया रिपीट कीजिएगा, क्योंकि वो हर तीसरे दिन मेरे को चिल्लाती है कि तुम सुबह से मतलब पूरे सिर से लेके पैर तक एक ही साबुन रगड़ देते हो सिंथॉल की, फेस केयर नाम की भी कोई चीज होती है। तो उसके लिए प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव कि सिंथॉल साबुन अच्छी है मुंह पे रगड़ने के लिए, ये महंगे फेस वॉश से कोई काम नहीं होता है। और दूसरी चीज, मैंने चश्मा बदला है, वो फ्रेम वाले चश्मे से फ्रेमलेस पे आ गया, क्योंकि किसी ने टोका था कि फ्रेम वाला चश्मा मतलब ऑन स्क्रीन अनप्रोफेशनल लगता है, आप फ्रेमलेस पहनिए। मेरे पास एक घर में पुराना पड़ा था तो उसको उठा के मैंने पहन लिया। चलिए ठीक है विवेक भाई, आपके लिए मैसेज आ गया है, अब आपको ही पता है आपको क्या करना है। मैं तो कर लूंगा, मेरे पास रखा हुआ है, मेरे को टेंशन नहीं है। देखिए मुझे कोई मैसेज की जरूरत नहीं है। मैं रचित भाई बस यही बोलूंगा, देखो पहले अंशुल जी की तरह दाढ़ी हटानी पड़ेगी, उसके बाद ही सब कुछ ट्राई होगा। आप दाढ़ी चलिए मैं फिर तो क्या ही कर सकते पहनता हूँ हैं। सर। हाँ चलिए। अच्छा चलिए, जोक सपाट अच्छा दाढ़ी हाँ लग रही है। दाढ़ी अच्छी लग रही है, मैं खुद रखना चाहता हूँ, बस वो है कि बीवी का डर इतना है कि मैं रख नहीं पाता हूँ। नहीं, पहली फोटो तो आपने मेरी देखी थी घनी दाढ़ी में। हाँ बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप, अंशुल जी दाढ़ी रखते थे, बिल्कुल ठीक है।
मुझे याद है जब ये इन्होंने देखिए, ये इन्होंने जो वार अपना किया है अपना ना, एक शुरुआत में मुझे वीडियो भेजा था, आज से करीब 2 साल पहले, और एक शायद 10 साल पहले भी भेजा था, या 7-8 साल पहले। तो उसमें दोनों में दाढ़ी दो थी, हजार आई ग्यारह बिलीव, बारह दोनों में दाढ़ी थी। 2011-12 में ना, यस। ये चलिए। इन्होंने दो धारी तलवार से वार जो किया है ना, कि हाँ, एक तो अपने लिए बोल दिया कि बीवी का डर है, और एक मेरे को बोल दिया कि तुमको नहीं है इसलिए तुम्हारी दाढ़ी है। तो ये जो इन्होंने दो धारी तलवार से वार किया है, मैं ये वीडियो कहीं शेयर नहीं कर पाऊंगा। चलिए, नहीं, जोक ये सवाल। हम ये आपके बोले घर कि भेज देंगे, आप कोई नहीं। बीवी से नहीं डरते और मैं डरता हूँ, इससे तो मैं आपसे जलन, मतलब जितनी जलन मुझे आपसे है दुनिया में किसी से नहीं है कि आप बीवी से नहीं डरते और मैं रोज मार खाता हूँ। ये चीज तो अंशुल जी, अगर ये जग जाहिर हो गई तो सारे पति इनसे जलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा दुनिया के पिटने दो एकमात्र साहब, ऐसे, ऐसा ये पिटने दो दुनिया साहब। के एकमात्र आज ऐसे शख्स होंगे, मतलब बिल गेट्स साहब भी डर गए, बड़े बड़े धुरंधर डर गए, और ये नहीं डर रहे, मतलब रचित जी तो फिर क्या ही बोले। लेकिन रचित जी चलिए, झाड़ू अब भी एक सब देखिए, खाते एक खबर अब लेनी पड़ेगी, फटाफट से ले लेते हैं, फिर दर्शकों की क्वेरीज भी काफ़ी आ रही हैं। आर पावर और आर इंफ्रा, इस पर एक बड़ा अपडेट आया है। इन्होंने कहा है कि कंपनियों ने एक्सचेंज को जो नोटिस दिया उसमें कहा है कि आरकॉम और अनिल अंबानी का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ना आर पावर का ना आर इंफ्रा का, क्योंकि अनिल अंबानी पिछले 3.5 साल से डायरेक्टर पद पर हैं ही नहीं, और आर पावर में आर इंफ्रा और अनिल अंबानी परिवार की हिस्सेदारी है। अगर आर पावर में प्रमोटर्स का कुल हिस्सा देखें तो करीब 25% है, जिसमें कि आर इंफ्रा का मेजर स्टेक है और बाकी छोटा मोटा स्टेक अनिल अंबानी के पूरे परिवार का है। इसी तरह से रिलायंस इंफ्रा में देखें तो करीब 19.05% हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है, और उसमें भी जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो एक उनकी प्राइवेटली ऑन्ड कंपनी का है, बाकी छोटा मोटा हिस्सा अनिल अंबानी परिवार का है। एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया ने आरकॉम के लोन को ऑलरेडी फ्रॉड घोषित कर दिया है। अब ये फंसता हुआ तो केस दिखा है, लेकिन उसके बाद इन काउंटर्स में रचित जी, जब ये सारा मामला चल रहा था तो उस समय पर ये शेयर अच्छे से पिटे थे, और अब ये शेयर थोड़े से बीच में रिकवर भी होना शुरू हो गए। तो लोगों को इन पे बैट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, आर पावर और आर इंफ्रा पर? सर देखिए, मुझे नहीं पता, मुझे ये बात नेशनल टेलीविजन पर बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट रियलिटी ये है, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है ना, कुछ क्लेंजिंग चल रही है सिस्टम के अंदर। और आप ये देखें कि जैसा कि अभी आपने बात बोली थी कि ही डज नॉट हैव द मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी, ये मैं समझ रहा हूँ लास्ट लेग ऑफ क्लियरिंग है, लास्ट लेग ऑफ क्लेंजिंग है। और वो हो जाता है ना कि व्हेन आई नो दैट एवरीथिंग हैज टू बी सेटल्ड, इट हैज टू बी सेटल्ड इन अ मैनर। ये मुझे यही लग रहा है, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। अब इसमें करना क्या चाहिए, क्या बेट करना चाहिए? एट द वेरी फेस ऑफ इट, इट डजंट लुक्स अ वेरी गुड आइडिया, बट क्या आपके पास अगर पोजीशन है तो निकल जाना चाहिए, मैं उसके लिए भी मना करूंगा। और दोनों चीजें में क्यों मना करूंगा? देखिए, आपने अगर हायर लेवल पे ले रखा है अभी 46-40, पहले भी आप देखिए कहीं ना कहीं 42-80 43 लेवल्स पे आके इसने सपोर्ट लिया था व्हेन द एंटायर फियास्को वाज गोइंग ऑन। और मैं समझ रहा हूँ टेक्निकल लेवल्स पे वहां पे नहीं तो 36 पे ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, और तब तक आपको न्यूज की क्लैरिटी भी आ जाएगी किस तरीके से पूरी सिचुएशन अनवाइंड हो रही है। बट फ्रेश पोजीशन लेने के लिए क्यों नहीं बोलूंगा, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम में आ रही है ना चीज, तो उस पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टांस ना रखें, एक बार क्लैरिटी आ जाए उसके बाद अगर आपको ये ऊपर के लेवल्स पे भी मिलेगा ना, देन यू कैन हैव योर ओन फेयर शेयर ऑफ investment in the company. So for the time being, do nothing and just watch as to how it is unwinding. सर उसके साथ साथ ही एक और चीज मैं डालता हूँ, बार बार जीएसटी वाली न्यूज जो है ना वो मेरे हाथ से निकल रही है। जीएसटी वाला जो अनाउंसमेंट है ना सर, उससे एक और चीज क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट जो है ना वो अपने एक एग्रेसिव स्टैंड में आ रही है। और इसके पहले आप देखें, हमने ये कोविड टाइम्स में देखा था जब सिचुएशन खराब हुई थी और गवर्नमेंट ने अपने मल्टीफोल्ड, मल्टी ग्लेयर, मल्टी इंजन एक साथ फायरिंग करे थे। आपने बजट देख लिया, आरबीआई पॉलिसी देख ली, अब जीएसटी, और मैं समझ रहा हूं आने वाले समय में और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अनाउंसमेंट में आती हुई दिखेगी। यूएस की साइड की प्रॉब्लम को निगेट करने के लिए जो गवर्नमेंट अब स्टेप्स ले रही है, इनफैक्ट सर लास्ट वीक एक न्यूज आई थी कि शिपिंग इंडस्ट्री को इंफ्रा का स्टेटस देने वाले हैं, तो इंफ्रा फंड फ्लो भी वहां से आना। तो ये जो मल्टी इंजन फायरिंग है ना, ये होती हुई दिख रही है। और जो अंशुल भाई लेवल्स बोल रहे हैं, बिल्कुल वो लेवल्स भी आपको आते हुए दिखेंगे, और हायर लेवल्स भी आपको दिख सकते हैं जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है फेस्टिव सीजन में। अब जीएसटी अगर आप मान लीजिए कि अप्रूव हो जाता है, सितंबर में ही लागू हो जाता है,
तो एक डिमांड अच्छे से आते हुए दिखेगी, जो क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी दिखेगी। इंफ्रा वाला अनाउंसमेंट शिपिंग इंडस्ट्री के लिए भी। बस बैंकिंग एक है जिसको अगर कहीं से सपोर्ट मिल जाता है ना, तो हम एक अच्छी सिचुएशन में अब जाते हुए दिख सकते हैं।